Okay, so students are joining in, so it will take few more minutes, then शुरू कर देंगे. Till then, let me write everything. Good morning, sir. Good morning. Good morning. It's clear. Okay, ठीक है. Okay, let's start now. So I'll start with the discussion of paper, then we will continue our topic. ठीक है, तो पेपर की शॉर्ट में डिस्कशन होगी जल्दी से. Okay, sir, I have confusion that where we apply triangle law and where we apply parallelogram law. Beta, in short, if we want to find the magnitude, किस कोई दो वेक्टर है उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, we can use any law because दोनों laws का जो फॉर्मूला है वो तो सेम आता है. So whether it is पैरेललोग्राम लॉ और इट इज ट्रायंगुलर लॉ, कोई भी लॉ आप लगाओ, बट उसमें क्या होगा, यू विल फाइंड कि हमारा जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू दोनों फॉर्मूले से सेम निकलती है. नाउ फिर बात आती है कि कौन सा फॉर्मूला किस केस में हम कैसे मींस, फिर अगर देयर इज नो डिफरेंस इन द रिजल्टेंट, देन फिर अलग अलग क्यों बनाए हैं, क्यों तैयार किए गए हैं. अलग अलग इसलिए तैयार किए गए हैं कि अगर सिचुएशन हमें वैसी दी हो कि अगर, और मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि इट डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन. प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि वेक्टर कौन सा लेना है. कि जैसे एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, दूसरा वेक्टर ऐसे दिया होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ, बिकॉज दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, ये ऐसा होगा. बट पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में अगर नहीं है, इफ टू वेक्टर्स आर नॉट इन द सेम ऑर्डर, ऐसे हो ऐसे, इस केस में हमारा पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई होता है. सो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी और कैसी हमारी डायग्राम बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड करेंगे कि हमने कौन सा लगाना है, कि हम डिसाइड करेंगे. सो ये डिसाइड हम इसकी फिगर पे बेस पे कर सकते हैं. तो इसमें जो रिजल्टेड होगा इट विल बी द डायगोनल, तो जो डायगोनल बनेगा वो इसका रिजल्टेड होगा. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आती है. हाँ, तो दिस वाज अबाउट द लॉज. कंडीशन पर है ये. ओके, कोई अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि देयर यू हैव अ डाउट कि सर इसमें कौन सा लॉ यूज करें, मुझे कंफ्यूजन आ रही है, वो मेरे को सेंड कर देना, आई विल क्लियर इट आउट. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. लेट मी रब एवरीथिंग. चलिए, तो शुरू करते हैं. आज पहले जो हमारा फिजिक्स का एग्जाम हुआ, मोस्टली पेपर चेक हो चुके हैं. ओके, सो जो रहते हैं वेरी स्मॉल इन नंबर्स, थोड़े से ही रह गए हैं बस, तो मे बी आज हमारे सारे कंप्लीट हो जाए चेकिंग. ठीक है, सो लेट मी शो यू दी पेपर. पेपर कहाँ पे है, अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो. जल्दी जल्दी इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, किसका क्या आंसर है. ठीक है, ओके, हाँ जी, तो इट इज हियर, तो सामने आ चुका है हमारा. सिर्फ पीटीएम भी होगी, सब कुछ होगा, बस समय के साथ आपको बता दीजिएगा. सर आई एम नॉट एबल टू लिसन यू. बेटा दैट इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे स्टेबल हो जाएगा नेटवर्क यू विल बी एबल टू लिसन. अगर बाकियों की आवाज आ रही है इट मींस, अगर सबको नहीं आ रही देन मेरी ओर से कुछ नेटवर्क का इशू है. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं डिस्कशन ऑफ पेपर. ये जल्दी जल्दी फास्ट होगी, तो ध्यान से सुनना इसको. ठीक है, सो ये तो मैं सीधा आपको पहले इसका आंसर बता दूं.
वेरी शॉर्ट वाले को मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसका जिसने बी पार्ट लगाया वो भी सही है, जिसने सी पार्ट लगाया वो भी सही है। अगर आपने एक ही लगाया तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक Sir, है, if we pick both, आप नो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक लगाया तब भी सही है, दोनों लगाया तब भी सही है, बोथ आर राइट। चलिए नेक्स्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जिसने ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड किया है v इक्वल्स टू u प्लस at, उसका आंसर बिल्कुल सही है, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो जिसका भी आंसर 6 आ रहा है वो सही आ रहा है। सबने यही आई गैस यूज किया, मैक्सिमम तो यही मैंने देखे हैं, ऑलमोस्ट सबका सही आंसर है। इसका आंसर है 6, v इक्वल्स टू u प्लस at, जहाँ पे u की वैल्यू 7 है। ओके, एक्सीलरेशन इज दिस, टाइम इज दिस, तो आपका आंसर 6 आना चाहिए। इट्स क्लियर, तो इसका आंसर है 6। चलिए, सो नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट हमारा ये दिया गया है, सो देयर इज ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मान ले हमारे पास अगर एक एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, कोई वेक्टर है ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई वेक्टर है। ओके, ठीक है, अब इस वेक्टर की वैल्यू देखो क्या दी गई है, 3i 4k कैप। या जे कैप में कोई वैल्यू है इसकी? जे कैप क्या होता है? जे कैप इज डायरेक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस, तो मतलब वाई एक्सिस में इसका कोई प्रोजेक्शन जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस का मेंशन ही नहीं किया गया। सो देयर इज नो प्रोजेक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस। सो इसका आंसर आपने अगर 0 लिखा तो बिल्कुल सही है। ओके, चलिए, सो जल्दी से, सो यहाँ पे एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ग्राफ को देखना था कि ग्राफ हमारा कौन सा होगा यहाँ पे। तो ग्राफ इज द स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड और टाइम का ग्राफ है। तो आपको पता होना चाहिए जो स्लोप होती है ग्राफ की, स्पीड टाइम की, स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन। स्लोप क्या देगी? स्लोप हमें देती है एक्सीलरेशन की नॉलेज। ओके, एक्सीलरेशन। मुस्कान हैज एंटर्ड द रूम। चैट बॉक्स में क्या चल रहा है? यस सर, ओके, यस सर चल रहा है। वेट बेटा वेट। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि स्लोप एक्सीलरेशन देगी, स्लोप, ठीक है। अब अगर बॉडी को हम कहाँ फेंकते हैं? ऊपर फेंकते हैं, तो इट मींस इनिशियल वेलोसिटी है, और जैसे बॉडी ऊपर जाएगी एक्सीलरेशन होगी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है कांस्टेंट, तो स्लोप भी रहेगी कांस्टेंट। तो स्लोप अगर कांस्टेंट होती, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती, तो सी पार्ट सही होना था, बट यहाँ पे सी पार्ट सही नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी इंक्लूड की गई है। जब एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड होगी ना, तो स्लोप हमारी कुछ ऐसे बनेगी, एक स्लाइड सा कर्व बन जाता है, कि स्लोप आपकी शार्प थोड़ी डिक्रीज हो जाती है उसकी, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी पार्ट। अगर बिल्कुल हम एयर को अगर इग्नोर कर देते, देन सी पार्ट सही होता, बट एयर को इग्नोर नहीं किया, तो स्लोप में थोड़ा सा कर्व आ चुका है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है? डी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से, टू यूजेस ऑफ वीटी ग्राफ। थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो कहीं पे कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। सो क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, टू यूजेस ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के यूजेस क्या होते हैं? एक तो 3-4 यूजेस होते हैं, जैसे एक तो हम किसी भी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ओके, क्योंकि स्लोप से हम एक्सीलरेशन तो फाइंड कर सकते हैं ना। और तीसरा यू कैन फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपने 9th में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये इसके 2 यूजेस थे, हर एक यूज का मार्क 1 था, 0.5 था। चलिए नेक्स्ट वन, ओके, दिस इज द ट्रिकी वन। तो ये क्वेश्चन कई बच्चों ने अच्छे से समझे नहीं है, कई बच्चों ने समझ के उसकी डायग्राम बड़ी अच्छी उसको विजुलाइज कर ली है कि ऐसा केस है, बट उन्होंने सॉल्व मींस जब मैथमेटिक्स लगाने की बारी आई है, सॉल्व बिल्कुल गलत कर दिया। बड़े कम बच्चों ने सही सॉल्व किया हुआ है, तो मैं ये आपको सॉल्व करके बता ही देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, इसमें था क्या, ठीक है। सो लेट मी तो पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्या कहता है कि जेठालाल जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जा रहा है, और आफ्टर वॉकिंग ईच 10 स्टेप मींस हर 10 स्टेप चलने के बाद, 10 स्टेप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, हर 10 स्टेप चलने के बाद वो रैंडमली लेफ्ट और राइट टर्न लेता है। मींस अगर जा रहा है 10 स्टेप चले, देन लेफ्ट और राइट, फिर 10 स्टेप
चलेगा, अगर पहले लेफ्ट है तो फिर राइट, अगर फिर राइट है फिर लेफ्ट, रैंडमली लेफ्ट राइट चलते जा रहे हैं 90 डिग्री पे टर्न करके, और उसके हर एक स्टेप का जो लेंथ है 80 सेंटीमीटर है, और वो टोटल 40 स्टेप चलता है। तो पहले इसकी मैं आपको डायग्राम बता दूं, डायग्राम इसकी क्या थी। लेट मी शेयर माय कैमरा ओके, आई होप इट इज विजिबल टू यू। ठीक है, ये जेठालाल वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अब यहाँ पे। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस कि वो चलता है और रैंडमली लेफ्ट और राइट लेता है, तो मैं ऐसे उसको मान लेता हूँ कि पहले ऐसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सीधा लाइक दिस, यहां से शुरू हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए, तो चलेगा 10 स्टेप, मान लो 10 स्टेप इसने चल लिए, ठीक है, फिर रैंडमली लेफ्ट और राइट लेगा, फिर रैंडमली लेफ्ट और राइट लेगा। तो मैं लेट कर लेता हूं, वो ना इधर चल गया, ये क्या है, ये राइट की ओर है, रैंडमली लेफ्ट राइट ले रहा है, फिर 10 स्टेप चला, फिर क्या किया उसने, अगर पहले राइट फिर ऐसे लेफ्ट हो गया, ठीक है, फिर ऐसे हो गया, सो रैंडम लेफ्ट राइट, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर ऐसे, बट टोटल 40 स्टेप ही चल पाता है वो। टोटल स्टेप्स वो कितने लेगा, ओनली 40 स्टेप्स, तो 40 हो चुके हैं, 10 स्टेप यहाँ पर, 10 स्टेप यहाँ पर, 10 स्टेप यहाँ पर और 10 स्टेप यहाँ पर। अगर एक स्टेप 80 सेंटीमीटर का है तो 10 स्टेप क्या होंगे, 10 स्टेप हो जाएंगे 800 सेंटीमीटर के, मतलब 8 मीटर का 10 स्टेप, तो टोटल हो गया ना 40, और लास्ट में यहाँ पे आके वो रुक जाता है यहाँ पर बी पर। क्लियर है, बोलता था कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, शुरू से लेकर आखिर करो तक वो कितना चला डिस्प्लेसमेंट, तो ये भाई साहब हमारे डिस्प्लेसमेंट ऐसे कुछ, मेरा स्केल नहीं है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो सकती है, ऐसी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। हमें ए बी फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट हम इजीली फाइंड कर लेते अगर मुझे ये ट्राइंगल की फॉर्म में होता, तो मैं यहाँ पे ना खुद ऐसे ही एक्सटेंड कर सकता हूँ, ऐसे इधर भी एक्सटेंड किया, इधर भी एक्सटेंड किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, तो बन गया ना हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। आई होप आपको डायग्राम क्लियर दिख रही है। ए सी की वैल्यू क्या है, देखो 10 इतना, तो ये भी 10 होगा बिकॉज ये भी 10 है, सॉरी 10 स्टेप है, बट हम 10 स्टेप 8 मीटर के इक्वल है, ये 10 स्टेप 8 प्लस 8 मीटर टोटल 16 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से एसी है ना, 10 स्टेप मतलब 8 मीटर, 10 स्टेप मतलब 8 मीटर, 10 स्टेप 8 मीटर प्लस 8 मीटर 16 मीटर, ये भी 10 प्लस 10 स्टेप कितने हो गए 16 मीटर के। तो सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है आपका आंसर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर, एक काम करता हूँ ऐसे लिख लेता हूँ 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, ये 16 स्क्वायर 16 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 2 बचेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो 22 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, इतना भी रखते तो ठीक था, आगे लगते तो कुछ 22 पॉइंट समथिंग, मुझे अभी कैलकुलेटर नहीं है सामने मेरे पास, तो कुछ ऐसे आती वैल्यू। एनी डाउट, क्वेश्चन था स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट देन रैंडमली लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट और राइट और लेफ्ट रैंडमली मूव कर रहा है, हर 10 स्टेप चलने के बाद वो एक टर्न ले लेता है, 10 स्टेप चला टर्न, 10 स्टेप चला टर्न, ऐसे टोटल 40 स्टेप हो गए इसके। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी तो निकाल ली, दिस वाज योर आंसर। इट इज क्लियर? यस सर। चलिए, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना था तो ले लो, मैं वापस जा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर पर। ओके, सो वी आर बैक। सो ये तो मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा ये बिल्कुल सही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो मैं अब इसको सॉल्व नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ अब जो भी होगा आंसर बताऊंगा। इसका थीटा आया था 120, थीटा की वैल्यू क्या आई थी 120 डिग्री। अब किसी एक दो बच्चे ने, एक भी नहीं दो से ज्यादा बच्चे हैं, उनका आंसर यहां तक सही था, उनका आंसर आया था कॉस थीटा
इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। उन्होंने लिख दिया थीटा इक्वल्स टू 240, उन्होंने लिख दिया थीटा इक्वल्स टू 240, उन्होंने ये लिख दिया। अब वो बोलेंगे अपने अकॉर्डिंग अपना एक व्यू रखेंगे, सर -1/2 240 पर भी तो आता है, बट बेटा हमारा जो फिजिक्स का रूल कहता है ना, स्मॉलर एंगल होना चाहिए दो वेक्टर्स के बीच में, एंगल शुड बी स्मॉलर। तो 120 एंगल जो है वो 240 से स्मॉलर है। 120 पर भी -1/2 आता है, 240 पर भी -1/2 आता है, बट हमेशा एंगल कौन सा लेना होता है दो वेक्टर्स के बीच में? स्मॉलर एंगल। कि जैसे अगर मेरे पास दो वेक्टर है ना, कि एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है, ये, अब इधर दो एंगल बन जाते हैं, यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ये वाला, ठीक है, सॉरी ज्यादा हो गया, एक एंगल ये वाला, ओके, एक अगर इसको थोड़ा आगे लेके जाए ना, ये एक एंगल इसमें ये वाला, ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो हमने कौन सा लेना होता है हमेशा? स्मॉलर एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। तो आप अगर 240 वाला विच इज बिगर एंगल वो लोगे तो ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे मे बी उनके 0.5 कट सकते हैं, बिकॉज सारा निकाला सही है बट लास्ट में आंसर आपका गलत आ रहा है। चलिए एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी मैक्सिमम बच्चों को सही है कि वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन वहां पे हो, वो बॉडी को जब ऊपर फेंकते हैं सीधा टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सीलरेशन एक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड। तो ये आपका फर्स्ट मैक्सिमम लोगों का सही है। इधर क्या था? सर्कुलर पाथ वाला, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, जब बॉडी ऐसे चलती है ना, वेलोसिटी बाहर की ओर, एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर, तो परपेंडिकुलर एंगल बनता है उनके बीच में। चल लो रुचिर, हाँ बेटा लो कर दूंगा, अगर आएंगे तो लो कर दूंगा, मैं थोड़ी बाहर निकाल देता हूँ कि मैंने नहीं लो करना। आई अंडरस्टैंड कि नेटवर्क की वजह से कुछ आगे पीछे हो सकता है। ओके, ये भी कई बच्चों का सही है, ठीक है बेटा। मैं इसको यहाँ पे अब सिर्फ डायग्राम को थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, सोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, बट इतना टाइम हमारे पास क्लास का है नहीं, तो आपको थोड़ा समझाता हूँ कि सिचुएशन क्या थी। ओके, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। पलक सैनी हैज एंटर्ड, ओके एंटर कीजिए। सो ये क्वेश्चन था ऐसा कुछ, बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि एक लेडी है, ठीक है, वो हाइट से, पहले मैं फिगर ड्रॉ, इसकी फिगर कुछ ऐसे थी लाइक दिस, तो वो इस पॉइंट पर थी, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट बी ए, क्या रखें, ए रख देते हैं इसका नाम, यहाँ पर है ए पर, ठीक है, ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट बी, ठीक है, उसका दोस्त है पॉइंट बी पर, तो वो वेलोसिटी अपने दोस्त की ओर पॉइंट करके उसकी तरफ पैकेट थ्रो करती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? उसकी दोस्त की ओर पॉइंट कर रही है, मतलब इस तरफ ऐसे उसके दोस्त की ओर पॉइंट करके उसने फेंका, उसने अपनी ओर, उसका जो एंगल था वेलोसिटी का ये था, दिस वाज हर एंगल। दया ने ऐसे फेंका था कि जो वेलोसिटी की अगर मैं डायरेक्शन मेंशन करूं, वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में थी लाइक दिस, दिस वाज द यू। ओके, कि अगर मैं इधर एंगल शो करूं कि इधर एंगल बनता है थीटा, ये एंगल है। ओके, सो यहीं पे हमारे एंगल बन जाते हैं। अगर ये थीटा, तो ये जो ये एंगल होगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला, ये भी थीटा होगा, तो यहां से वेलोसिटी के कंपोनेंट बन जाते हैं, जिसके साथ एंगल बना u cos थीटा। ओके, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर u sin थीटा, कुछ ऐसे हमारी डायग्राम थी, u sin थीटा लाइक दिस। तो क्वेश्चन ये था, जो पैकेट फेंका गया, हाउ शॉर्ट, वो कितना पहले या जिस पॉइंट की ओर थ्रू, जिस बी पॉइंट की ओर एंगल करके फेंका गया है, उसी पॉइंट पे गिरेगा या थोड़ा शॉर्ट कहीं पहले गिर जाएगा। तो एक्चुअल में जो आंसर होता है कि जब वो फेंका जाता है ना, जब पैकेट, तो पैकेट पर लगती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो उसका जो पाथ होता है ना वो कुछ पैराबोलिक पाथ होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो सीधा बॉडी आगे जाती नहीं है, वो नीचे की ओर आना शुरू कर देती है ऐसे, तो वो पहले गिर जाती है। हमें उस ये बोला गया था कि हाउ शॉर्ट, कितना पहले गिर जाता है, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, कुछ ये सिचुएशन। तो हमें ओ बी दिया था, तो हमें ओ, अगर इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ, ओ सी सी बी भी फाइंड हमें करना था। कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमारे पास। उसने फेंका बी पॉइंट की ओर वेलोसिटी करके, बट एक्चुअल में वहां पे जाएगा नहीं क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच लेगी, तो वो सी पॉइंट पे आके गिर जाएगी बॉडी। तो यही बताना था कि हाउ शॉर्ट, कितना शॉर्ट वो पहले गिर जाएगी, हाउ शॉर्ट विल पैकेट फॉल। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना था। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमारे पास। चलिए वापस जाते हैं। इसका आंसर जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इट इज नियर राउंड 20/3 शायद, ऐसे कुछ है। तो जेठालाल वाला क्वेश्चन कितने पे था, क्वेश्चन कितने मार्क्स का था वो तो देख लो ना। क्वेश्चन पेपर आई गेस वो 2 मार्क्स का था बेटा। जेठालाल वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 3 मार्क्स का था। ओके, वेयर इज द पेपर नाउ, पेपर ही गायब हो गया। हाँ जी, मिल गया। ओके, सो दिस इज द पेपर। जल्दी से आता हूँ बेटा, मैं इससे आंसर बता रहा हूँ इसके। देखो, पहले का आंसर था, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, एडिंग ए स्केलर टू वेक्टर। क्या स्केलर में वेक्टर ऐड हो सकता है? आंसर इज नो, वेक्टर में स्केलर टर्म ऐड नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा था एडिंग एनी टू स्केलर्स, क्या कोई भी 2 स्केलर ऐड हो सकते हैं? नहीं ऐड हो सकते। ऐड होने के लिए क्या होना जरूरी है? उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए और वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। टाइम भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, दोनों ऐड नहीं हो सकते बिकॉज अलग अलग चीजें हैं। सो 2 स्केलर ऐड नहीं हो सकते, तब ऐड होंगे अगर उनकी डायमेंशन सेम होगी, अगर वो दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तब ऐड होंगे। ठीक है। थर्ड था मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, कोई भी 2 स्केलर मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सीलरेशन वेक्टर हो गया, कोई कुछ और ले लो। ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ भी स्केलर है, ब्रेड्थ भी स्केलर है, मल्टीप्लाई हो गए। ओके, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर, क्या कोई स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल। फोर्स होता है ना मास इनटू एक्सीलरेशन, मास स्केलर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है। सो हाँ, वी कैन मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय एनी स्केलर। ओके, इसके बाद था एडिंग एनी टू वेक्टर्स, कोई भी 2 वेक्टर ऐड हो सकते हैं? कोई भी 2 नहीं, 2 वेक्टर्स को ऐड होने के लिए उनकी डायमेंशन और वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं सिर्फ डायमेंशन सेम हो, उनकी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, एनर्जी और टॉर्क, टॉर्क का सिंबल ऐसा होता है, दोनों की डायमेंशन सेम है बट ऐड थोड़ी हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग चीजें हैं। तो सिर्फ डायमेंशन नहीं, ऐड होने के लिए उनका सेम नेचर भी होना जरूरी है। ठीक है। ओके, एडिंग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, क्या अगर एक कोई वेक्टर है उसका एक हमने कंपोनेंट ले लिया, वो उसी काइंड ऑफ वेक्टर में ऐड हो सकता है? आंसर इज नो। याद रखो, वेक्टर्स जरूरी नहीं कोई भी वेक्टर आप 2 सेम होंगे तो भी ऐड सिंपली कर दोगे, नहीं। कि अगर एक मान लो, अगर एग्जांपल जल्दी से फास्ट फास्ट आपको बता दूं, इधर देखिए, ये एक, सॉरी पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लूं, ये एक एक्सिस है। ओके, ये दूसरी एक्सिस है। ठीक है, और इधर एक वेक्टर एक्ट, इनके बीच में ये वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है ना, तो वेक्टर जब किसी एंगल पे एक्ट करता है तब वो कंपोनेंट बना देता है। तो इसका एक कंपोनेंट y में जाएगा, एक कंपोनेंट x में जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मान लू f है, ठीक है, इसकी वैल्यू fx है या fy है, y एक्सिस में है, ये fx है, ये मैंने इसके कंपोनेंट बनाए। तो आप सिंपली दोनों को ऐड थोड़ी बेटा कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि f में हम अब सिंपली fx ऐड कर सकते हैं, नहीं, कभी भी 2 वेक्टर्स ऐड नहीं हो सकते। उनको ऐड करने के लिए आपको सिर्फ सेम होना जरूरी नहीं है, दोनों फोर्स है ना, तो कैसे ऐड होंगे फिर? दे कैन बी, वी कैन ऐड देम ओनली बाय अप्लाइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सिर्फ ऐड सिंपली नहीं होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऐड कर देंगे। अगर आपने ये लिखा है कि हाँ हम ऐड कर देंगे, नहीं,
नॉर्मली ऐड नहीं होंगे, कंडीशन लग जाती है कि वेक्टर एडिशन पॉसिबल है, नॉर्मल एडिशन पॉसिबल नहीं है। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर। यस। सर हमने अगर बी पार्ट में लिखा हो यस इट इज पॉसिबल ओनली इफ दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, फिर तो सही है ना, तो फिर तो अगर ठीक है ना। सेम है तो ऐड हो सकते हैं बी पार्ट में क्योंकि स्केलर है, बट एफ पार्ट में सेम, अगर सेम मतलब अभी कंपोनेंट भी सेम ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ना, बट ये फिर भी ऐड नहीं हो सकते नॉर्मली, ये वेक्टर एडिशन से ऐड होंगे एफ पार्ट में। ओके सर। ठीक है, सो एफ यस पार्ट सर। में वेक्टर एडिशन से ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नो। ओके ये सर। बोट इज मूविंग लास्ट था और मैक्सिमम का आंसर सही आ रहा है, मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि बड़ा ही इजी था ये। इट वाज लाइक ए गुलाब जामुन टू यू, बड़ा इजी था। 7.5 और साइज का आंसर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल योर, इट वाज ऑल अबाउट योर पेपर। तो वापस इसमें कुछ है डाउट तो बता दो, सर अदरवाइज मैं एफ फिर यस यस। एफ में मीनिंगफुल लिखेंगे नॉन मीनिंगफुल? एफ में इट डिपेंड्स, सिर्फ मीनिंगफुल थोड़ी होगा, आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हो वो भी, स्टेटमेंट भी तो मुझे चाहिए कि मीनिंगफुल। अगर आप बोल देते हो कि हाँ मीनिंगफुल, तो वो मैं रॉन्ग कर दूंगा। मीनिंगफुल में आप आपके अकॉर्डिंग अगर आपने लिखा है तो आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि हाँ ऐड हो सकते हैं, बट नहीं, नहीं ऐड हो सकते। तो रीजन, दैट इज वाई लिखा था कि स्टेट द रीजन, रीजन भी तो बताने हैं। ठीक है, सो मीनिंगफुल तब होगा, वो एक कंडीशन पर है। अगर आप सिर्फ मीनिंगफुल लिख रहे हो उसका मतलब तो हाँ, आप तो ये नॉर्मली भी कह सकते हो कि नॉर्मल एफ प्लस एफ एक्स हो जाएगा, बट नहीं हो सकता ऐसा, रीजन भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। सो लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक समझ रहे थे, इट वाज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। हम डिफरेंट फंक्शंस के बारे में समझ रहे थे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक कैलकुलस की इंट्रोडक्शन दूंगा, और हो सके जितना भी आज शुरू भी कर देंगे आज। तो टॉपिक इज अबाउट दी कैलकुलस। फंक्शंस के बारे में हमने डील कर दिया, अब आपको मैं बताऊंगा कैलकुलस क्या होता है। छोटा सा एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे, इट इज ए मैथमेटिकल टूल। ये एक मैथमेटिकल टूल है यूज्ड टू डील विद फंक्शंस। फंक्शंस के साथ डील करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं, उस टूल का नाम है, क्या नाम है? कैलकुलस। उस रूल का नाम है कैलकुलस। ठीक है, चलिए, अब इस कैलकुलस की भी दो टाइप्स होती है। इस कैलकुलस की दो टाइप्स होती हैं, मेनली दो। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे तो कैलकुलस काफी वास्ट है, मैं फिजिक्स की टर्म्स में बात यहाँ पे कर रहा हूँ। कैलकुलस को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, टाइप्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। टाइप्स, टाइप्स कह लो, कह सकते हो वैसे। एक होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन। नाम आपने में भी आप सुन लिए होंगे, इंटीग्रेशन। दीज आर द टू टाइप्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दो टाइप्स होती है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, कि आपको ओवरव्यू थोड़ा सा ना, कि लेमैन की लैंग्वेज में समझा देता हूं कि है क्या, मतलब क्या है इनका। आज आपको मतलब पहले समझा देता हूं, देन डिफरेंशिएशन तो थोड़ा डीप में जाएंगे कि क्या है, हाउ टू यूज इट। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, लेट मी शो यू। और इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर मैंने आपको एक, मान लो एक बॉक्स दिया हुआ है, यू हैव ए बॉक्स और स्केल। चलो बॉक्स दे दूं मैं आपको, ये बॉक्स आपके पास, ठीक है, और मैं इस बॉक्स को आपको बोलता हूं, इसको आप मेजर करो, इस बॉक्स को मेजर करो। और मेजर करने के लिए मैंने आपको वो बीम बैलेंस नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, जिससे सब्जी मेजर की जाती है, ऐसे होता है।
एक तरफ हम पत्थर रखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हम सब्जियां डालते हैं, तो जहां बीच में बैलेंस पॉइंट आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि दोनों का वेट क्या हो गया, वेट क्या हो गया, सेम हो गया। कुछ ऐसा होता है, देखा हुआ है ना। ठीक है, तो सब्जियां जिससे तोली जाती हैं, जो मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, जो पहले पहले यूज किया जाता था, आज भी कई यूज करते हैं। तो मैं अगर आपको बोलता हूँ बेटा ये जो ब्लॉक है, आप इसमें इस ब्लॉक को मेजर करो, तो आपके लिए ये क्या पॉसिबल होगा? तो मेरा मानना है कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। द रीजन बीइंग, क्योंकि ब्लॉक जो है काफी ह्यूज इन साइज है एज कम्पेयर टू दी वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के हिसाब से ब्लॉक का काफी बड़ा साइज, ठीक है, तो मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो ब्लॉक को मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्लॉक को मेजर करने के लिए हम ब्लॉक्स को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो अगर मैं इस ब्लॉक को मान लो डिवाइड कर देता हूँ इक्वल पार्ट्स में, अगर इसको हम डिवाइड कर दें स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वल स्मॉलर पार्ट्स में। तो मान लो मैंने डिवाइड इसको कर दिया, ठीक है, यहां से भी इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे इक्वल पार्ट्स में, लाइक दिस, और ऐसे। अब क्या होगा? अब इसमें से आप कोई एक छोटा पार्ट उठा सकते हो, एक बेसिक पार्ट। तो आप देख सकते हो कि पूरा ब्लॉक छोटे छोटे बेसिक ब्लॉक्स का मिलके बना हुआ है। अब इस ब्लॉक को उठाना आसान है। कैसे? आप बीच में से किसी एक ब्लॉक को उठा सकते हो, कि मैंने इस ब्लॉक को उठाया, जब इसको उठा के हमने बाहर निकाला तो कुछ ऐसी शेप हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, कुछ इतनी सी शेप हमारे पास आ चुकी है, ये लाइक दिस। अब इसको उठा के ना मैं यहां पर रख सकता हूं इसके बीच में, और इसको इजीली मेजर कर सकता हूं, इसको इजीली मेजर कर सकता हूं। अब बात आती है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्या है। डिफरेंशिएशन का जो लेमैन का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, अगर हम किसी बड़े फंक्शन को उसके छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, एक बड़े फंक्शन को एक बड़े फंक्शन से हमें अगर उसके बेसिक फंक्शन की, उसके बेसिक कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, उसका नाम होता है डिफरेंशिएशन। सिंपल वर्ड्स में आप इसका मीनिंग लिख सकते हो, स्प्लिट करना। डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या होता है? स्प्लिटिंग अप। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बड़ी सी ब्लॉक, मान लो ये वॉल है फॉर एग्जांपल, इसको मैं वॉल बोल देता हूँ, वॉल है ये, दिस इज ए वॉल। तो वॉल, एक कंप्लीट वॉल का आप क्या वेट मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज वेरी ह्यूज इन साइज। तो हम क्या कर सकते हैं? वॉल को छोटे छोटे बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक फंक्शन के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये वॉल किस चीज का फंक्शन है, मतलब वॉल किस पे डिपेंड कर रही है, तो आंसर होना चाहिए कि वॉल इज ए फंक्शन ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स की ही तो मिलके वॉल बनती है। बेसिक फंक्शन क्या है यहाँ पे? बेसिक जो वॉल है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल डिपेंड कर रही है ब्रिक्स पर। तो अगर मैं बोलता हूं कि वॉल की डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है जो इतनी बड़ी वॉल है उसका जो बेसिक फंक्शन है, स्मॉलेस्ट फंक्शन, उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इतनी बड़ी वॉल में से उसके एक बेसिक फंक्शन, जिसको मैं ब्रिक बोलता हूं, उस ब्रिक की वैल्यू फाइंड की, उसको हम मैथमेटिक्स की टर्म्स में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक बड़े फंक्शन से स्मॉलर फंक्शन की ओर आना। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा? डिफरेंशिएशन में वी मूव फ्रॉम बिग टू स्मॉल यूनिट। एक बड़े से हम एक स्मॉलर यूनिट की ओर अप्रोच करते हैं, उसका मतलब है डिफरेंशिएशन। उसका मतलब होता है स्प्लिट कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं। अब कईयों के मन में आएगा कि फिजिक्स में इसका क्या रोल है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। फिजिक्स में इसका बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब पॉइंट आता है कि वो कैसे, कि हम फिजिक्स में कहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब सोचो, अगर हमने एक रॉकेट माना, हमारे पास रॉकेट है,
फर्स्ट टाइम हम रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे मून तक जाने के लिए। हम फर्स्ट टाइम रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं मून तक जाने के लिए। तो हमें क्या क्या नॉलेज पहले से होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये फ्यूल कितना कंज्यूम करेगा, या ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा रॉकेट। तो अब माइंड में डाउट आता है कि क्यों, जितना मर्जी फ्यूल डाल दो, तो आंसर इज ऐसे नहीं हो सकता कि जितना मर्जी डाल दो। देखो, कम डालेंगे फ्यूल तो हो सकता है वो रास्ते में ही रुक जाए। ज्यादा डालेंगे फ्यूल, उससे क्या होता है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, रॉकेट का वेट ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा वेट है तो उसकी जो कंजप्शन है वो भी ज्यादा होगी, उससे हमारा लॉस होता है। तो हम वो भी नहीं करना चाहते। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उस रॉकेट के पाथ को, इतना बड़ा पाथ है, उस बड़े पाथ को छोटे छोटे स्मॉलर पाथ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने डिफरेंशिएशन किया, एक बड़े से फंक्शन को छोटे फंक्शन में डिवाइड कर लिया। तो हमने अब ये नहीं फाइंड किया कि वो 10,000 किलोमीटर के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, हमने एक छोटे से फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। हमने ये फाइंड किया कि वो एक, अगर वो 1 यूनिट चलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, सीखेंगे आगे जाके। वो डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल की हेल्प से निकालते हैं। हम हर चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते, जब वो वेरी बिग इन साइज होती है और जब वो चेंज हो रही होती है, उसके लिए हम ये मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तभी फिजिक्स में इतनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ऐसे ही हम शुरू हो जाए कि हमने डिस्कवर कर लिया है, चलो इसको अप्लाई कर ले, नहीं, अप्लाई नहीं किया जाएगा। पहले देखेंगे हम मैथमेटिकल वे में कि इसकी रिजल्ट क्या आते हैं हमारे पास। इतने बड़े डिस्टेंस के लिए हम एनर्जी थोड़ी यूज कर लेंगे, बेवकूफ थोड़ी है। हम डिफरेंशिएशन करते हैं, स्प्लिट करते हैं अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में। जो भी होगा आपको आगे सिखाएंगे। ओके, इसका बिल्कुल उल्टा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, नाम से ही पता लग जाता है। इंटीग्रेशन, इट इज दी वी कैन से रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा काम है, और रिवर्स कह सकते हो, जो भी मतलब आप, मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझा रहा हूं। डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है ना, वो इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। उसमें क्या होगा, इसमें आपको एक छोटा फंक्शन दिया होगा, इसमें आपको एक छोटा स्मॉलर यूनिट, एक स्मॉलर फंक्शन दिया होगा, और बोला जाएगा बड़े फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो हम इसमें छोटे छोटे की वैल्यू करते करते बड़े फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं। कि जैसे हमारे पास एक छोटे फंक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली ना, मैंने यहाँ पे ये वॉल में ये छोटे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली इसकी। अब मुझे बोला जाए कि बड़े फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड यहाँ पे मुझे करके दो, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। हम एक्चुअल में हर एक एक वॉल का मास नहीं नापेंगे, हम एक का अगर हमने निकाल लिया, छोटे बेसिक की वैल्यू निकाल ली, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें सारे की वैल्यू पता लग जाती है। सो दिस इज द मीनिंग इन द लेमन लैंग्वेज। बेसिक टर्म्स में अगर कोई बात करे, इनका मीनिंग क्या होता है, तो यही मीनिंग है। डिफरेंशिएशन होता है बड़े यूनिट से, बड़े फंक्शन से छोटे की ओर आना। इंटीग्रेशन में छोटे की वैल्यू दी होगी, आपको बोला जाएगा कि बड़े की वैल्यू निकालो। तो ये हम इन टूल्स की हेल्प से पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब डिफरेंशिएशन में थोड़ी और चीजों के बारे में आपको बताऊं। डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए आपको कुछ और चीजें समझनी है, क्योंकि आई डोंट वांट कि डायरेक्ट आपको मैं फॉर्मूले दे दूं, अप्लाई कर दो। वैसे भी एक मेथड होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले दे दूं, आपको बोलूं चलो इसको बस आपने अप्लाई करना है, बट आई वांट कि आपको मीनिंग भी पता हो कि ये है क्या, क्यों कर रहे हैं। सो वो जरूरी है ज्यादा कि मीनिंग के साथ इसको हम समझें। ओके, दिस वाज द, इसको उल्टा कर देता हूँ। ओके, चलिए चलिए चलिए। ओके, अब यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, चेंजेस। आई होप ये दिख रहा हो लाइट। ओके,
ओके, चेंजेस कितनी टाइप की होती हैं वो बता रहा हूँ। चेंजेस ये मैथमेटिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, चेंजेस कौन सी होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, फोन आउट हो गया क्लास से मतलब, ओके एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो पहले एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर दिख रही होगी बताना, नहीं दिखेगी तभी बताना। एग्जांपल, मेरे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है, जैसे x1 है मेरे पास 100, x2 है मेरे पास 101, x3 है मेरे पास कुछ भी 104 या कुछ भी 102, ऐसे फॉर एग्जांपल वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि x1 से x2 तक कितना चेंज आया, x1 से लेके x2 तक कितना चेंज आया, तो आप बोलोगे चेंज आ रहा है 101 माइनस 100, इतना चेंज आया इक्वल्स टू 1, यही आ रहा है ना। तो इस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स किसकी सिंबल है, सिंबल टू रिप्रेजेंट चेंज, कि अगर मेरे पास वैल्यू y है, y1 है, y1 की पहली वैल्यू थी 9, अब y फिर वैल्यू इसकी अलग होगी, y वाले फंक्शन की वैल्यू मान लो होगी 18 हो गई है, तो मैं बोलूंगा बेटा चेंज क्या आ रहा है इसमें, तो बोलोगे सर y में जो चेंज आया सिंबल डेल्टा, चेंज आ रहा है y में 18 माइनस 9, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 9, इतना चेंज आया। तो ये है सिंबल चेंज का। तो जो चेंज होता है ना किसी भी फंक्शन में, वो दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज, आई होप आपको थोड़ा दिख रहा होगा है ना, फाइनाइट चेंज है। फाइनाइट चेंज मतलब फाइनाइट वो चेंज होता है जिसमें वैल्यू अच्छी खासी बड़ी होती है, लाइक दिस, वैल्यू ठीक है ना, नॉट वेरी स्मॉल वैल्यू, 1 एक वैल्यू है, 9 एक वैल्यू है, ऐसी चेंज होती है फाइनाइट चेंज, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल सिंबल मैंने आपको बता दिया डेल्टा, अगर x में चेंज है डेल्टा x, अगर y में चेंज है तो डेल्टा y। समवन हैज अ डाउट आई गेस, स्क्रीन इज नॉट, बेटा स्क्रीन सबकी क्लियर नहीं है, तो वही बात है कि मेरी ओर से होगा, अगर एक आधी की क्लियर नहीं है तो अपना नेटवर्क ठीक होने की वेट करो। पावनी यू वेट फॉर योर नेटवर्क, उतनी देर आप सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ। चेंज होता है, अगर किसी की वैल्यू चेंज होती है तो वो चेंज होगा ना, अगर किसी की वैल्यू 1 थी वो 2 हो गई, सो इट मींस देयर इज चेंज इन द वैल्यू। तो एक होती है फाइनाइट चेंज, फाइनाइट चेंज का सिंबल होता है डेल्टा एक्स। फाइनाइट चेंज में आप ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यूज होती है इट इज बिग इन वेरी बिग इन वैल्यू, 9 एक बड़ी वैल्यू है, 2 एक बड़ी वैल्यू है, वो होता है फाइनाइट चेंज, सिंबल उसका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा टी, मींस डेल्टा आता है वहां पे, ये सिंबल का नाम क्या है डेल्टा। दूसरा होता है इनफाइनाइट चेंज, इनफाइनाइट मतलब किसी में चेंज आ रहा, बड़ा स्मॉल चेंज आएगा अगर, वो होता है इनफाइनाइट चेंज। इसका सिंबल होता है dx, अगर x की वैल्यू में चेंज आ रहा है ना तो सिंबल क्या होगा dx। ये चेंज दिखता कैसा है, मान लो अगर किसी में चेंज क्या आया, जैसे यहां पर चेंज था ना 9, यहाँ पे चेंज था 1, इनफाइनाइट चेंज क्या होता है ऐसा कि 0.00001, तो देख रहे हो कितना स्मॉल वैल्यू है। जब जब बड़ा स्मॉल चेंज आता है ना तो स्मॉल चेंज को हम बोलते हैं dx। डेल्टा एक्स भी चेंज है बट वो इतना स्मॉल नहीं है, तो जो dx चेंज होता है, dx की वैल्यू जो होती है ना वो अप्रोच करती है जीरो को, अप्रोचेस जीरो। तो देख सकते हो आपकी जो चेंज आई है कितनी छोटी, ऑलमोस्ट 0.00001, तो ये जीरो का अप्रोच कर रही है। जो वैल्यूज जो चेंजेस जीरो को अप्रोच करती हैं वो होती हैं इनफाइनाइट चेंज, जिनका सिंबल होता है dx। जो जीरो को अप्रोच ना करें वो चेंज होती है फाइनाइट चेंज, सिंबल होता है डेल्टा एक्स। तो आज की क्लास में आपने सीखा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया कि वो क्या होता है। देन डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए एक टर्म मैं आपको सिखाना चाहता था, उसका मतलब होता है कि चेंजेस कितनी टाइप्स की होती हैं। चेंजेस दो टाइप्स की होती हैं, फाइनाइट चेंज जिसका सिंबल होता है डेल्टा एक्स, फाइनाइट चेंज में वैल्यू जीरो को अप्रोच नहीं करती,
मींस वैल्यू बड़ी ज्यादा 0 0 कुछ छोटी नहीं होती। इनफाइनाइट चेंज बड़ी स्मॉल चेंज है, इसकी वैल्यू अप्रोचेस टू 0। जैसे कि एग्जांपल लिखी है मैंने 0.00001, देखो कितनी छोटी वैल्यू है, 0 को अप्रोच कर रही है। ऐसे चेंज को dx से डिनोट करते हैं। अगर चेंज आ रहा है t में तो dt लिख देंगे, अगर चेंज आ रहा है y में dy लिख देंगे। चेंज इन y, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? चेंज इन t, चेंज इन y, चेंज इन x, चेंज इन x। बट ये चेंज बड़ा चेंज है, ये चेंज छोटा चेंज है। सो आई होप चेंजेस के बारे में आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाके पढ़ेंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा आपका टू टेक अटेंडेंस। ओके, सो गिव मी सम टाइम। उतनी देर को डाउट है तो पूछ लो बेटा। सो डेल्टा फॉर बिग चेंज यस, एंड डी फॉर स्मॉल चेंज। सिर्फ डी नहीं लिखेंगे, जिसमें चेंज आता है वो भी लिखो। अगर एक्स में तो डी एक्स डेल्टा एक्स। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिख लो। डेल्टा एक्स फाइनाइट चेंज, dx इनफाइनाइट मतलब वेरी स्मॉल। वेट बेटा वेट, थोड़ा 5 सेकंड लगेंगे बस, अटेंडेंस लेने दो मुझे। अरे ये फिर से एंटर हो रहे हैं। डोंट लीव, अटेंडेंस अभी हुई नहीं है। लास्ट रह गया बस, लास्ट ग्रुप की अटेंडेंस रह गई है, बस डन है। चलिए, सोना मैथ्यू की भी होगी। ओके बेटा, ओके चलो, गुड बाय, थैंक यू सर। ओके वेलकम वेलकम। रिजल्ट कब तक भेजोगे बेटा? रिजल्ट कब तक भेजोगे? जब फाइनल पेपर सभी इसमें सारे पेपर हो जाएंगे, देन रिजल्ट आपको भेजेंगे। अभी पेपर तो चल रहे हैं ना, पेपर के बाद। So delta is very small value. Delta is very small value. Delta represent very small change. Delta change है, dx very small change. ठीक है, चलिए।